नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के संविधान की। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कह सकते हैं कि एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। और हाँ, अगर यूपीएससी या यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो फिर इस ब्लूप्रिंट को समझना ये तो मतलब बेहद जरूरी है। तो जब हमारा संविधान बना था ना, तो इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। 395 ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि हमारा देश कितना विशाल और विविध है। सोचिए जरा, दुनिया के कई छोटे-मोटे देशों के संविधानों से कई गुना बड़ा। अब सवाल ये उठता है कि 395 आर्टिकल्स के इस विशाल समंदर में से वो कौन से मोती हैं जो हर नागरिक के लिए और खासकर एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा काम के हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संविधान का एक छोटा सा परिचय, फिर बात करेंगे देश और उसके नागरिकों की, उनके मौलिक अधिकारों की। इसके बाद समझेंगे कि देश चलता कैसे है और आखिर में नजर डालेंगे आपातकाल और संशोधन जैसे जरूरी प्रावधानों पर। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। किसी भी बड़ी इमारत की तरह हमारे देश की भी एक मजबूत नींव है और संविधान के भाग 1 और 2 बस इसी नींव की बात करते हैं कि भाई हमारा देश है क्या और इसके नागरिक कौन हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 1। ये बहुत साफ साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां पर जो यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ वाला हिस्सा है ना, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि भारत के राज्य किसी समझौते के तहत साथ नहीं आए हैं और उन्हें देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे देश की एकता और अखंडता को पक्का करता है। अब देश की बात हो गई तो नागरिकों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, शुरुआती कुछ आर्टिकल्स तो ये बताते हैं कि संविधान लागू होने के समय नागरिक कौन था, लेकिन जो असल में याद रखने वाली बात है वो है आर्टिकल 11। ये सीधा सीधा संसद को शक्ति देता है कि वो नागरिकता पर कोई भी कानून बना सकती है और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 का मशहूर नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था। तो नींव तो रख दी गई। अब आते हैं संविधान के सबसे कह सकते हैं सबसे जानदार हिस्से पर, भाग 3 यानी हमारे मौलिक अधिकार। अगर संविधान एक इमारत है तो ये अधिकार वो मजबूत खंभे हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है और एग्जाम्स में यहां से सवाल आते ही आते हैं। तो मोटे तौर पर संविधान हमें 6 तरह के मौलिक अधिकार देता है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और आखिर में संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि हर भारतीय नागरिक एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके। इन सभी अधिकारों में से अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शायद सबसे ज्यादा व्यापक है। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है। और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या को इतना बढ़ाया है कि आज इसमें साफ हवा, पानी से लेकर प्राइवेसी तक का अधिकार सब कुछ शामिल है। लेकिन संविधान बनाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की नज़र में संविधान का असली दिल और आत्मा कोई और अनुच्छेद था, और वो था अनुच्छेद 32। उन्होंने कहा था कि इसके बिना ये संविधान कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो बाकी सारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। और ये गारंटी मिलती कैसे है? ये मिलती है 5 शक्तिशाली कानूनी हथियारों से, जिन्हें रिट्स कहते हैं। जैसे कि हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये असल में न्याय पाने के औजार हैं। ठीक है, तो देश की नींव बन गई, नागरिकों को अधिकार मिल गए। पर अब सवाल यह है कि ये देश चलेगा कैसे, सरकार कैसे काम करेगी? इसी की पूरी मशीनरी समझाई गई है संविधान के भाग 4, 5 और 6 में। भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये मौलिक अधिकारों जैसे नहीं हैं जिन्हें लेकर आप कोर्ट जा सकें। ये असल में सरकार के लिए एक तरह का नैतिक कंपास हैं, एक गाइडबुक जो बताती है कि एक अच्छा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश करना। अब आते हैं देश के 2 सबसे बड़े पदों पर। अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा जो है हेड ऑफ स्टेट। वहीं अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की बात करता है, जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट।
आसान भाषा में कहे तो राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन सरकार चलाने की असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होती है। अब देखिए, कोई भी संविधान पत्थर की लकीर तो हो नहीं सकता, उसे वक्त और मुश्किल हालात के हिसाब से बदलना भी पड़ता है। तो हमारे संविधान में भी संकट से निपटने और वक्त के साथ बदलने की व्यवस्था है, और ये व्यवस्था हमें मिलती है भाग 18 और 20 में। यहाँ दो तरह की इमरजेंसी को समझना बहुत जरूरी है। पहला है अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। ये तब लगता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी कोई बड़ी बात हो और इसका असर पूरे देश पर हो सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356, जिसे हम आमतौर पर राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी एक राज्य का शासन संविधान के हिसाब से ना चल पा रहा हो, तो इसका असर सिर्फ उसी एक राज्य पर पड़ता है। और यही वो अनुच्छेद है, आर्टिकल 368, जो हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीता जागता दस्तावेज बनाता है। ये संसद को ताकत देता है कि वो संविधान में ज़रूरत के हिसाब से संशोधन कर सके, बदलाव ला सके। इसी की वजह से हमारा संविधान आज भी प्रासंगिक है। तो चलिए, सब कुछ समेटते हुए एक फाइनल रिकैप करते हैं उन सबसे ज़रूरी आर्टिकल्स का जो एग्जाम के लिए तो याद रखने ही रखने हैं। अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर, ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, और जैसा हमने बात की, सिर्फ जीना नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीना। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था, हमारे अधिकारों का असली रक्षक। और आखिर में अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन की शक्ति, जो इसे हमेशा नया और प्रासंगिक बनाए रखती है। तो हमने देखा कि संविधान सिर्फ पन्नों का एक पुलिंदा नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को शेप देता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, आज के दौर में कौन सा एक अनुच्छेद ऐसा है जो हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालता है? इस पर सोचिएगा जरूर।